केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था क्योंकि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा था, जिससे व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ा। इस अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क के कारण कुल मिलाकर भारत से आने वाली कुछ चीज़ों पर 50% तक का आयात शुल्क लागू हो गया था, जिससे भारतीय निर्यातकों पर भारी असर पड़ा था। लेकिन अब एक नया व्यापार समझौता ट्रेड डील हुआ है, जिसमें अमेरिका ने रूसी तेल खरीद पर लगाया गया 25% पेनल्टी टैरिफ वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक की राहत मिलने की संभावना अधिक दी जा रही है, क्योंकि अब उन पर यह अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और व्यापार आसान होगा। फरीदाबाद की नीमका जिला जेल में बंद अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले आतंकी आरोपी अब्दुल रहमान को एक सहकैदी ने जेल के अंदर ही रात में हमला करके मार दिया। पुलिस और अधिकारियों के मुताबिक दोनों कैदी एक ही हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे गए थे, जहां अचानक एक अन्य कैदी अरुण चौधरी ने अब्दुल पर नुकीली चीज से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब्दुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के कारणों की छानबीन कर रहे हैं। अब्दुल रहमान को मार्च 2025 में गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने राम मंदिर पर हमले की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके समय उसके पास 2 हैंड ग्रेनेड भी मिले थे। मणिपुर के उखरुल जिले के लितान इलाके में फिर से हिंसा भड़क गई है, जहां उपद्रवियों ने लगभग 25 घरों को आग के हवाले कर दिया और गोलीबारी की आवाजें गूंजी, जिससे स्थानीय लोग भय के लिए अपने घर छोड़कर भागने लगे। पुलिस के अनुसार झड़पें रात के समय लितान बाजार में शुरू हुई, जब बड़ी संख्या में लोग ने घरों और सरकारी क्वार्टरों में आग लगाई और स्वचालित हथियारों की फायरिंग की आवाजें भी सुनी गईं, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। प्रभावित इलाकों में भारी भय फैलने पर प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया और स्थिति को काबू में करने के लिए बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ और असम राइफल्स समेत अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, ताकि विवाद को नियंत्रित किया जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हिंसा के कारण कई निवासी सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए देखे गए हैं और पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरई जिले में तिरुपरनकुंडरम पहाड़ियों से जुड़े विवाद में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पहाड़ियों पर पशु बलि एनिमल सैक्रिफाइस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है और मुस्लिमों को रोजाना नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को बहुत संतुलित बताया और कहा कि उससे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हालांकि मुस्लिम समाज को खास मौकों जैसे रमजान और बकरीद के दौरान नमाज पढ़ने की सीमित अनुमति दी जा सकती है, लेकिन नियमित रोजाना इबादत की अनुमति नहीं दी गई है। ये निर्णय धार्मिक स्थलों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये भी दोहराया कि पशु बलि, मांस पकाना या नॉन वेज सेवा करने पर प्रतिबंध तब तक रहेगा जब तक सिविल कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय नहीं देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आज के कई छात्र मोबाइल और अन्य तकनीकी चीज़ों के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना उनके काम करना मुश्किल सा हो गया है, जिन्हें रोककर तकनीक का सही तथा संतुलित उपयोग करने की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि छात्रों को टेक्नोलॉजी से डरने के बजाय उसे सीखकर अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए और पढ़ाई के साथ लिखकर अभ्यास करना, पुराने प्रश्न पत्र हल करना, स्वास्थ्य तथा नींद पर ध्यान देना जैसे अभ्यास से परीक्षा की तैयारी को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने परीक्षा के दौरान आत्मविश्वास, संतुलन और अनुशासन को भी सफलता के महत्वपूर्ण भाग बताया। दिल्ली में संसद भवन और राजधानी के कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमकी भेजे जाने से सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। धमकी वाले ईमेल में कहा गया कि 13 फरवरी को संसद में विस्फोट, ब्लास्ट होगा और साथ ही दिल्ली बनेगा खालिस्तान जैसे प्रोवोकेटिव संदेश भी लिखे गए हैं, जिससे तनाव फैल गया है। धमकी ईमेल सुबह के समय कई स्कूलों को प्राप्त हुए, जिनमें कम से कम 9 से 15 स्कूलों का नाम आता है और संदेश में लिखा था कि कुछ समय बाद विस्फोट होंगे। इसके बाद स्कूलों के विद्यार्थियों और कर्मचारियों को सावधानी के तौर पर बाहर निकाला गया और दिल्ली पुलिस, आग सेवा और बम निरोधक दस्ते, बम स्क्वाड को घटनास्थलों पर भेजा गया। सुरक्षा जांच के दौरान कोई वास्तविक विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली, लेकिन ईमेल की जांच जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी किसने और किस उद्देश्य से भेजी। जांच में साइबर और खुफिया टीम भी सक्रिय हैं, ताकि ईमेल के स्रोत का पता लगाया जा सके और भविष्य में संभावित खतरों को रोका जा सके।
अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल मामलों को संभवतः झूठी धमकियों होक्स थ्रेट्स के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, विशेष रूप से संसद और स्कूलों जैसे संवेदनशील स्थलों पर। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे की एक अनपब्लिश्ड यानी अप्रकाशित बुक के सर्कुलेशन के मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है, क्योंकि ये किताब अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई थी और सुरक्षा मंजूरी भी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर फैलने लगी थी। इस विवाद तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने संसद में उसी किताब की हार्ड कॉपी दिखाते हुए दावा किया कि चीन ने 2020 में लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, जिससे संसद में राजनीतिक उथल-पुथल मची और सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। पुलिस का कहना है कि बिना मंजूरी के किताब का प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील हो सकता है, इसलिए एफआईआर के जरिए जांच शुरू की गई है। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बंद नहीं करने का स्पष्ट ऐलान किया है और कहा है कि वो किसी भी तरह के दबाव या धमकियों से अपनी नीति नहीं बदलेगा, क्योंकि वो अमेरिका या किसी दूसरे देश की नीयत पर भरोसा नहीं करता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि यूरेनियम समृद्धि को पूरी तरह बंद करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है और वो उसे जारी रखे बिना किसी समझौते पर नहीं आने वाले हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि तेहरान को कोई अधिकार नहीं बताता कि वो अपनी स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा से जुड़े परमाणु कार्यक्रम के हिस्से को त्यागे और अमेरिका की शर्तों और मिलिट्री दबाव से डरने वाला नहीं है। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एप्स्टीन फाइल्स में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें सिलिकॉन वैली के दो बड़े तकनीकी उद्योगपति मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क को 2015 में एक डिनर के दौरान एक साथ देखा गया था और ये फोटो जेफरी एप्स्टीन ने खुद अपने ईमेल में भेजी थी। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी किए गए इन दस्तावेजों में ये तस्वीर शामिल है, जिसे एप्स्टीन ने संभवतः अपने मैनहट्टन अपार्टमेंट में फ्रेम कर रखा था और बाद में उसे अपने ईमेल पर संजो कर रखा था। इस तस्वीर में दोनों टेक लीडर्स एक ही टेबल पर बैठे नजर आते हैं और इसे उस वाइल्ड जो जोशपूर्ण डिनर का हिस्सा बताया गया है जहां अन्य नामी हस्तियों की भी मौजूदगी रही है। हालांकि जुकरबर्ग और मस्क ने इस मामले में अपने अलग बयान दिए हैं कि उनका संबंध एप्स्टीन के साथ सीमित था, लेकिन तस्वीर ने फिर भी चर्चाओं को तेज कर दिया है। रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और दूसरे संडे को लगभग 10 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास का कलेक्शन किया है, जिससे कुल कमाई दूसरे वीकेंड में लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के करीब पहुंची मानी जा रही है। इस दौरान फिल्म को सनी देओल, वरुण धवन की बॉर्डर 2 जैसी बड़ी रिलीज से टक्कर का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद मर्दानी 3 ने अपनी पकड़ बनाए रखी और दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखा। पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख का नया गाना असलहा विवादों में फंस गया है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने पंजाब के डीजीपी को शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया कि ये गीत हथियारों और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है और युवाओं को गन कल्चर की तरफ उकसा सकता है। भाजपा नेता अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार पहले से ही ऐसे गानों पर पाबंदी लगाने की नीति रखती है, लेकिन इसके बावजूद ये गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब पर जारी किया गया है, जिससे समाज में अशांति फैलने का खतरा हो सकता है। उन्होंने पुलिस से गीत पर रोक लगाने और इसे प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग भी की है। इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने की शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और पीसीबी को एक अंतिम अल्टीमेटम भी दे दिया है कि वो तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो में भारत-पाकिस्तान मैच खेले। पीसीबी ने आईसीसी के सामने 3 मुख्य शर्तें रखी थीं। आईसीसी की कमाई का हिस्सा बढ़ाना, भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू करना और हैंडशेक प्रोटोकॉल को लागू करना, लेकिन आईसीसी ने इन सभी को मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मैच होने की संभावना और मजबूत हो गई है और कहा जा रहा है कि पीसीबी यू टर्न ले सकता है और अपने रुख में बदलाव कर सकता है, जिससे भारत से मुकाबला खेलना लगभग तय माना जा रहा है। आईसीसी ने यह भी कहा है कि ये मैच टूर्नामेंट के सबसे बड़े और व्यावसायिक मुकाबलों में से एक है, इसलिए इसे रद्द करना स्वीकार्य नहीं होगा। साउथ अफ्रीका ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में कनाडा को 57 रन से हराकर शानदार शुरुआत की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 213 विकेट पर 4 रन बनाए, जिसमें कप्तान एडन मार्क्रम ने 32 गेंदों पर 59 रन की शानदार पारी खेली और मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में कनाडा की टीम 20 ओवरों ने 156 विकेट पर 8 रन ही बना सकी, जिसमें लुंगी एंगिडी ने 4 विकेट लिए और अपनी टीम के लिए प्रभावी गेंदबाजी की। इस नतीजे के साथ दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी में शीर्ष पर आ गया है और उसने टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।
कल 10 फरवरी 2026 को पूरे भारत में मौसम अधिकांशतः शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सुबह रात घना कोहरा छाने की संभावना बनी हुई है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि के साथ धुंध या कोहरा बना रहेगा। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।